बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बात कर रहे हैं किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में। अब किडनी की स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी वो क्या थी, हमारे नेफ्रॉन थी। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो सुलझी हुई सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये हेनले लूप और पीसीटी और डीसीटी, इसको एक बहुत बड़ा सा एक नेटवर्क है वो घिरा हुआ रहता है इस टाइप से, ठीक है। जस्ट इमेजिनरी डायग्राम देखिएगा कि यहाँ पे इस टाइप से इसको क्या करता है, पूरा का पूरा कवर करके रखता है। हाँ, वही डायग्राम होता है जो नेफ्रॉन का डायग्राम है, लेकिन नेफ्रॉन के डायग्राम में सारे के सारे पोर्शंस को समझने के लिए, सारे के सारे पार्ट्स को समझने के लिए इसका एक सुलझा हुआ सा डायग्राम बनाना है वो जरूरी हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि जो नेफ्रॉन है वो पाया कहाँ जाता है। तो हम लोगों ने कल डायग्राम में देखा था कि नेफ्रॉन है, जो हम लोगों ने पिरामिड बनाए थे, तो पिरामिड में हम लोगों ने लाइनिंग के फॉर्म में बनाया था। याद आया कुछ कि हम लोग एक पिरामिड बनाए थे, पिरामिड के अंदर हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ की थी, वो लाइंस क्या थी, नेफ्रॉन थी। और नेफ्रॉन की जो मैंने संख्या बताई थी कि ईच किडनी, मतलब हर एक किडनी के अंदर 10 लाख इसमें नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं। तो टोटल दोनों किडनी में मिलाकर कितने हो गए, 20 लाख हो गए। तो हमें ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखते हुए इसके हमारे टाइप्स भी होंगे, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप लोगों ने 8th और 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, तो इसको मैं एक बार फिर से आपको समझाने का तरीका और जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि मैं इसकी थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझा सकूँ। हम लोग नॉर्मली बात करें कि जो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन है इसके दो भाग होते हैं। एक तो यहाँ पे मेलपिगिकाई, जो मेलपिजियन बॉडी बोला जाता है, और बाकी पूरा का पूरा हिस्सा है वो क्या रहता है, ट्यूबुलर पोर्शन रहता है, सिक्रेशन पोर्शन या ट्यूबुलर पोर्शन है ये। अभी जो मेलपिजियन पोर्शन है तो ये कहाँ पाया जाएगा और ये सारे के सारे भाग वो कहाँ पाया जाएगा। अब हम बात करें जो किडनी का परिधीय हिस्सा था, पेरिफेरल हिस्सा था, वो कौन सा था, कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला मिडिल एरिया था वो कौन सा था, मेडुला, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड के थ्रू क्या कर रहे थे, सेपरेट करने का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो नाम ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको नेफ्रॉन में सारे के सारे पोर्शंस के नाम ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे मेलपिजियन बॉडी, ये इसका फर्स्ट पोर्शन रहता है। अब मेलपिजियन बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। एक तो ग्लोमेरुलस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक तो क्या होता है ग्लोमेरुलस, जिसको केशिका कुछ कहा जाता है, और एक यहाँ पे होता है बोमन कैप्सूल, जो बोमन संपुट होते हैं। अब ये बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये मेलपिजियन बॉडी में और यहाँ पे कॉर्टेक्स हिस्से में पाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू सब बता दूंगी, आप लोग नाम ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, मेलपिजियन बॉडी में ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। उसके बाद में हम बात करने वाले पीसीटी, ठीक है, पीसीटी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका रहेगी। उसके बाद में हम बात करने वाले हेनलेस लूप। उसके बाद में हम बात करने वाले डीसीटी एंड देन लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारे के सारे नाम हमें वो कहाँ कहाँ लिखने हैं और कैसे कैसे लिखने हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इस डायग्राम को बनाने के लिए आप लोगों को जो अपनी रजिस्टर का पूरा एक पेज लेना है, और उस पेज में आप क्या कीजिए, हाफ पोर्शन कर लीजिए, ठीक है। हाफ पोर्शन किस टाइप से करना है आपको, कि इस टाइप से आप लोग एक रजिस्टर का पेज लिए और उस पेज का हाफ पोर्शन कर लीजिए। अब ये जो ऊपर का जो हाफ पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा। तो मैं यहाँ पे हल्का सा लिख के छोड़ दूं कि ये वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है, क्लियर। देन हम नीचे की साइड में लिख देते हैं मेडुला। तो ये हमारे वल्कोट और मेडुला वाले पोर्शन हो गए, जो कॉर्टेक्स और मेडुला मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान में रखना है कि जितने भी कुंडलित पोर्शन है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक गोला बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ जिगजैग मोशन में दिख रही है, यहाँ पे भी एक जिगजैग मोशन में नलिकाएं दिख रही है। ये सारी की सारी जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहेगी वो सारी की सारी कहाँ बनानी है, कॉर्टेक्स में, कॉइल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। और जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको, ठीक है, सीधी संरचनाएं दिखेगी, वो कहाँ बनानी है आपको, यहाँ मेडुला रीजन में बनानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने बोमन कैप्सूल बनाया है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, बोमन कैप्सूल कहा जाता है। अब इस बोमन कैप्सूल के अंदर जो धमनियां हैं, जो हमारी आर्टरियल्स है, तो आर्टरियल्स क्या करेगी, ब्लड को लेके आने का काम करेगी, यहीं पे ब्लड छन्ने का काम करता है, जो हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे जब इसके हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, यूरिन की मैकेनिज्म, यूरिन फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे देखो मैंने धमनियां लिखी है कि ये वाला जो मैंने अंदर वाली
ये नेटवर्क है वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है, केशिका गुच्छ कहलाता है। उसके बाद हम बात करें, ये जो केशिका गुच्छ है वो बना किससे है, तो बना है वो धमनियों से। यहाँ पे जो ब्लड को लेके आने का काम कर रही है उसको बोलते हैं एफरेंट, ए, ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड को वापस लेके जाने का काम करेगी वो इफरेंट, ई, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट इंग्लिश में तो इजीली ध्यान में हो जाएगा। और अभिवाही धमनियां क्या करेगी, इसको ब्लड को लेके आने का काम, अपवाही वो लेके जाने का काम। मैं थ्योरी नहीं बता रही, सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। आज थ्योरी में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ से आपको जो एफरेंट बनाओ तो वो आपको कैसे बनानी है, चौड़े व्यास की बनानी है। उसका डायमीटर कैसे रखना है, चौड़ा रखना है, दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में जो इफरेंट की बनाओ तो उसका डायमीटर है वो थोड़ा संकरा रखना है, नैरो रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये सारा का सारा जो अंदर पूरा नेटवर्क बन रहा है, इस नेटवर्क को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ कहेंगे। केशिका गुच्छ के बाहर वाले साइड में जो पैलेनियम और सेरेंजियम है इसको बॉमन कैप्सूल या बॉमन संपुट कहा जाता है। तो आप लोग इसका इस टाइप से दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नलिकाएं शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पे नलिका शुरू हो जाती है। ये नलिका होती है, ये पीसीटी कहलाती है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, जो समीपस्थ समालित नलिका रहेगी। इसके अंदर क्या पाई जाता है, माइक्रोविलाइज पाई जाती है। अब आपको ध्यान में है कि माइक्रोविलाइज क्यों, डाइजेशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि माइक्रोविलाइज जहाँ पाई जाएगी वहाँ पे अवशोषण क्या होगा, रीऑब्जर्वेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रीऑब्जर्वेशन है वो 70 to 80% पाया जाता है। अभी थ्योरी पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको थ्योरी है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोविलाइज क्यों पाई जा रही है रीऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रश बॉर्डर बनाने का काम कर रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में यू शेप का जो जुड़ा पिन आती है, जो हेयर पिन आती है ना लड़कियों की, उसकी पिंस की शेप की यहाँ पे क्या होती है, यहाँ एक हेनले लूप होती है। अब ये जो हेनले लूप है इसमें हम बात करें, यहाँ पे ये दो भुजाएं होगी, इसकी दो लिम्स है। तो यहाँ पे इस लिम्ब का नाम हो जाएगा डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे की साइड में उतर रही है। ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो ये असेंडिंग। डिसेंडिंग और असेंडिंग है, इन दोनों में भी जो अंतर पाया जाएगा। तो इसमें ये थिक पोर्शन है वो थोड़ा सा पाया जाएगा, लेकिन थिन पोर्शन है वो लंबी ट्यूब चलेगी। फिर इसमें थिन छोटी ट्यूब्यूल्स होगी, यहाँ पे थिक है वो आपको थोड़ा मोटा बनाना है। डायग्राम आपको इसी टाइप से बनाना पड़ेगा सारा का सारा। फिर आपको ये डीसीटी बना देना है, तो डीसीटी है। अब यहाँ तक क्या होता है, रीऑब्जर्वेशन के लिए इनके पास चॉइस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, चॉइस आती है। यहाँ पे इनके पास में ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर होना कंपलसरी नहीं है, तो इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं बनाना। यहाँ पे डीसीटी रहेगा, जिसको कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको दूरस्थ समालित नलिका कहा जाता है, ठीक है। अभी फिर से ये कह रही हूँ कि अभी सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाओ कि भाई मैम यहाँ क्या बताया था, वहाँ क्या बताया था। और पूरा का पूरा पेज कवर करते हुए इसलिए बनाने हैं क्योंकि यहाँ मैंने जितने नाम लिखे हैं उतने सफिशिएंट नहीं है, इनके और भी नाम है वो आप इस डायग्राम के साथ में लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, याद होगा। और हम लोग फिर यूरिन फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसका जो कंसंट्रेशन वाला, किस टाइप से ये कंसंट्रेशन मेंटेन करने का काम करेगी हमारी बॉडी में, तो उसकी क्या है, हमारे इसी डायग्राम को हमें 3 से 4 बार और ड्रॉ करना है। तो आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से बनाइएगा। तो उसके बाद में हम बात करें कि ये जो डीसीटी है वो जाके किस पे खुल जाएगी, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट है वो बहुत सारी मिलकर क्या बनाएगी, डक्ट ऑफ बेलेनी। डक्ट ऑफ बेलेनी है वो रेनल पैपिला में। ये आगे की स्ट्रक्चर है, तो वो मैं आपको ये डायग्राम पूरा का पूरा समझाने के बाद में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायग्राम बनेगा कैसे, और डायग्राम की मतलब हल्के फुल्के रूपरेखा आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे एक बॉमन कैप्सूल बनाना है, ठीक है। किसी भी टाइप से बना सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैंने सीधा बनाया तो तुम्हें भी सीधा बनाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बनाया, बॉमन कैप्सूल बनाया कॉर्टेक्स वाले हिस्से में, ठीक है। अब इस बॉमन कैप्सूल में मैं एक साइड से क्या बनाऊंगी, थोड़ी सी चौड़ी नलिका लगा दूं, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और इस साइड से मैं एक संकरी सी नलिका निकाल देती हूँ, क्लियर। अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों को नलिकाओं को मिला के यहाँ पे आप बहुत सारे इस टाइप से नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और ये नेटवर्क ही क्या कहलाएगा, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका नाम लिखा, ये क्या हो गया, हमारे बॉमन कैप्सूल, बॉमन संपुट। उसके बाद में ये क्या, कौन सी थी, एफरेंट आर्टियोल, जो एफरेंट आर्टियोल जो अभिवाही है। उसके बाद में ये क्या है, अपवाही, एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। ये धमनिकाएं हैं दोनों, जो यहाँ अभिवाही और अपवाही, क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है,
यहां से आपको पीसीटी की नलिकाएं आप लोगों ने बना दी, ये क्या थी? पीसीटी। ठीक है, फिर आपको यहाँ से हल्का सा थिक रखते हुए, तो ये हम लोग मेडुलर रीजन में आ चुके, तो मेडुलर रीजन में क्या शुरू हो जाता है? हेलिस लूप स्टार्ट हो जाता है। थिन यहाँ थिक रखते हुए इसको यहाँ से हल्का सा मोड़िए और उसके बाद में यहाँ पे इसको वापस स्ट्रेट लेके चले जाइए। क्लियर? इतना समझ में आ गया? उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से घुमा के इसको यू शेप दे दिया। ठीक है, अब यहाँ आपको थिन है वो थोड़ा कम रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने थिन कम रखा और इसको वापस आप क्या कर दो, हल्का सा ब्रॉड कर दिया। ठीक है, अब ये ब्रॉड नलिका है, ये कहाँ तक जाएगी? ऊपर कॉर्टेक्स हिस्से तक। ठीक है, थिक और थिन वाला बनाना समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है? उसके बाद में इसको वापस आप यहाँ डीसीटी में डाल दिए और डीसीटी जाके किस पे खुल जाएगी? हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे। तो कलेक्टिंग डक्ट आपको इस टाइप से बनानी है। क्लियर? आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया? अब इस डायग्राम में आपको ध्यान में रखना है कॉर्टेक्स और मेडुला वाला हिस्सा। ठीक है, ये मैंने बनाया कोबोमन कैप्सूल और ये क्या था? ग्लोमेरुलस, जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मेलपीजियन बॉडी या मेलपी की काय बनाते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा था, ये क्या था? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। यहाँ पे ये पूरा का पूरा यू शेप्ड क्या है या हेयरपिन शेप जो बोले, ये क्या है? हेलिस लूप है। हेलिस लूप आगे जाके किस पे खुल रहा है? डीसीटी में, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है, और ये आगे जाके किस में खुल रही है? हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए आगे आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें डायग्राम में जो आपके बुक में दिया हुआ है उस डायग्राम से गलत ना हो जाए, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क पाया जाता है। आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल्स है वो मिलके क्या बनाती है? नेटवर्क क्रिएट करती है। ठीक है, जहां से वो नेटवर्क क्रिएट करती है वहां पे हम लोग कैपिलरी वर्ड भी यूज करते हैं, जो केशिका वर्ड यूज होता है। तो यहाँ क्या होता है? और पेरिट्यूबुलर, पेरिट्यूबुलर का मतलब हर एक वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। ट्यूबुलर मतलब ये सारी ट्यूबुल्स। अब इन ट्यूबुल्स के चारों तरफ जो पाया जाने वाला कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है, किस किस की तरफ? यहाँ से पीसीटी, डीसीटी और हेलिस लूप, इन तीनों ट्यूबुल्स के बाहर पाया जाने वाला जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और ये आगे जाके क्या बनाएगा? वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा का निर्माण करेगी और वासा रेक्टा आगे जाके किस पे खुलेगी? रेनल वेन में, वृक्क की शिराओं में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि ये जब आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपको फेयरली डायग्राम ड्रॉ करना है अच्छे से। ठीक है, और अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में यदि आपको ये डायग्राम पूछे तो उस कंडीशन में आपको जो डायग्राम बनाना है वो बता रही हूँ अब आगे का। लेकिन अभी तक क्या करना है, आपको ये डायग्राम इतना ही ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, लेकिन आपकी जो बुक में है डायग्राम उसको किस टाइप से बनाना है, तो उसमें ये जो इफरेंट रहेगी, इफरेंट आर्टियोल रहेगी, ये क्या बनाएगी? हमारे पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, कर दिया गंदा। ठीक है, तो आपको ये करना है, अभी नहीं करना, सिर्फ एग्जाम में यदि आपको ये डायग्राम पूछे तो उस कंडीशन में आपको ये डायग्राम है वो इस टाइप से ड्रॉ करना है। आपको अपनी नोटबुक में यही फेज वाला डायग्राम ड्रॉ करना है ताकि मैं आपको जो आगे के नाम समझाऊं वो आप लोग इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको ये सिर्फ यही नाम ड्रॉ करना है। सिर्फ जो एग्जाम में पूछा जाए उस टाइम आपको इफरेंट को घुमाना है, एफरेंट को मत घुमा देना। इफरेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों ट्यूबुल्स के बार-बार साइड में घुमाना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो आगे जाके वासा रेक्टा में खुलेगी। अब ये सारे के सारे नाम जो मैंने आज आपको बोले हैं उन सब नामों के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो है वो बना दूंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।